हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम पढ़ेंगे सामान्य भूगोल, जिसमें हमारा इंडिया चल रहा है। 2023 की लेटेस्ट घटना चक्र है। और आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिस पे आप सिर्फ मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर। आज का चैप्टर है हमारा तटीय भाग। भारत की तट रेखा देखना है हमें। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे ये भारत है आपका, इधर आपका अरब सागर है, इधर आपकी बंगाल खाड़ी और नीचे आपका हिंद महासागर है। तो तीनों तरफ से भारत जो है पानी से घिरा हुआ है या समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के तट रेखा की लंबाई टोटल कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। तो ये याद रखिएगा कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। तो आपका मान लीजिए हम इंडिया का मैप बना देते थोड़ा सा ऐसे रेंडम। ये आपका अरब सागर है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, नीचे आपका हिंद महासागर है और ये तीनों तरफ से आपका समुद्र से या महासागर से घिरा हुआ है। इसकी जो मुख्य भूमि है ये आपका इंडिया का मुख्य भूमि है। और जो द्वीप है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इन सब को जो माना जा रहा है कि द्वीपों से घिरी हुई है। ये भी कहाँ है? आपका सागर में ही है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत की तट रेखा जब लग रही है, जो जिसमें समुद्र है, उस पर कितने राज्य लग रहे हैं? तो आपका गुजरात से शुरू होकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक ये आपकी जाती है। ये सभी जो है इसकी तट रेखा किससे लगती है? तो समुद्र से लगती हैं। तो टोटल 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और लंबाई के हिसाब से हम देखते हैं कि तट रेखा किसकी सबसे ज़्यादा है। तो गुजरात राज्य की तट रेखा जो है सबसे ज़्यादा है। कितना है? तो 1214 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो आपकी गुजरात की है फर्स्ट पे। सेकंड पे आपका आंध्रा आता है, देख लीजिए 900, ये आपकी 973 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट पे आपका गुजरात आया है, सबसे ज़्यादा तट रेखा लंबी गुजरात की है। सेकंड पे आपका आंध्र प्रदेश आता है और थर्ड पे आपका तमिलनाडु आता है। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे और भी है। टोटल कितने राज्य हैं? तो 9 है। तो पहला कौन सा है? गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दादर एंड नागर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार। ये आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र या तट से लगे हुए हैं। टोटल लंबाई कितनी हो जा रही है हमारी तट रेखा की? तो ये हो जा रही है आपकी 7516.6 किलोमीटर। याद रखिएगा। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर एंड नागर हवेली का विलय कर दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया। दादर और नागर हवेली को मिला दिया गया। तो इन दोनों को मिला के अब क्या बना है? तो दादर एंड नागर हवेली तथा दमन दीव का विलय कर इन सभी का एक कर दिया गया है। ये 2 पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इन दोनों को मिला दिया गया। कब मिलाया गया? तो 26 जनवरी 2020 को मिलाया गया है। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितनी है? तो यह है आपका 5422.6 किलोमीटर है। लेकिन ये मुख्य भूमि की नहीं पूछता है। मैक्सिमम आपका जो होता है टोटल तट रेखा की लंबाई पूछता है, जो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। अगर अलग अलग पूछ ले बाई चांस, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि 5422 ऐसे याद कर लीजिए और 2094 ऐसे याद कर लीजिए। भारत में राज्यों में गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो सबसे ज़्यादा लंबी जो है समुद्र से किसकी तट रेखा लगती है? वो गुजरात की लगती है। यानी गुजरात जो है उसका जो सीमा रेखा है वो सबसे ज़्यादा है समुद्र में। सर्वाधिक छोटी तट रेखा किसकी है? तो गोवा की है। गोवा जो है सबसे कम समुद्र को टच करता है। यहाँ से हम देख सकते हैं टोटल 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात आता है आपका, महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद आपका गोवा, कर्नाटक, केरल, यहाँ पे आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 राज्य हैं जो आपके किससे लग रहे हैं, तो आपके तट रेखा पे स्थित हैं या समुद्र से लगे हुए हैं। और टोटल आपके जो 4 केंद्र शासित प्रदेश है उसे हम देख लेते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे दादरा एंड नागर हवेली पड़ेगा और दमन दीव एक साथ में आ जाएंगे। लक्षद्वीप हो जाएगा आपका, अंडमान निकोबार हो जाएगा और यहाँ पे पुदुचेरी है, ये तमिलनाडु के पास। तो ये जो है चारों आपके केंद्र शासित प्रदेश या यूटी हो जाएंगे। अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आधार रेखा किसे कहते हैं। पहले मान लीजिए ये आपका पूरा भारत है, ऐसे ऐसे कटा फिटा, और ये आपके अंतःस्थल हैं, जो ऐसे ये अंदर घुसा हुआ पार्ट है, तो यहाँ पे आपका जल भरा हुआ, इसे हम अंतःस्थली कहते हैं। यहाँ पे अगर जल भरा है तो इन सभी को मिलाने के लिए एक रेखा खींच दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये आपका आधार रेखा हो गया। ये आधार रेखा, इससे अगर 12 समुद्री मील के हम डिस्टेंस तय करेंगे तो ये हमारा पहला आ जाएगा प्रादेशिक जल क्षेत्र, या जिसे हम क्षेत्रीय सागर कहते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे आधार रेखा किसे कहते हैं, अंतःस्थल किसे कहते हैं। देखते हैं आगे। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः कितनी होती है, 12 समुद्री मील। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आधार रेखा से अगर 12 मील समुद्री मील तक हम जाते हैं तो कौन सी हमारी रेखा आती है, तो आपकी प्रादेशिक जल रेखा आती है, क्षेत्रीय सागर जिसे हम कहते हैं। इस क्षेत्र के उपयोग को भारत को संपूर्ण अधिकार है। ये 12 समुद्री मील तक, आधार रेखा से लेके 12 समुद्री मील तक जितना डिस्टेंस होता है उसमें जो है भारत का पूरा अधिकार होता है उस क्षेत्र पर, मतलब उस समुद्र के क्षेत्र पर भारत का पूरी तरीके से अधिकार होता है। भारत कुछ भी कर सकता है वहाँ पे। आगे देखते हैं इसको। समीपस्थ मंडल जो होता है का विस्तार आधार रेखा से लेके 24 समुद्री मील तक है। तो इस क्षेत्र में हम भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार है। तो यहाँ पे जो होता है आपका ये आधार रेखा है। आधार रेखा से हम कितना चलेंगे, 24 समुद्री मील चलेंगे। तो ये हमारा कौन सा मंडल आएगा, समीपस्थ मंडल आ जाएगा, जो जिसकी कितनी होती है, तो आधार रेखा से लेकर 24 समुद्री मील तक आपका समीपस्थ मंडल आता है, जिसमें सिर्फ भारत को किस चीज़ का अधिकार है, तो सीमा शुल्क वसूली का अधिकार है और वित्तीय अधिकार है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। तो आपका EEZ जिसे हम कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे कहते हैं, वो आधार रेखा से लेके 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को किसका अधिकार है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान करने की छूट मिली हुई है यहाँ भारत को। जैसे यहाँ पे एक देख लेते हैं, ये आपका कटा फटा भाग है। भारत पूरी तरीके से सीधा तो बना है नहीं, तो ये कटा फटा भाग है। ये जो अंदर की ओर जो जल गया है, जो समुद्र का जल गया है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्थली कहते हैं या आंतरिक जल कहते हैं। तो इसको मिलाने के लिए हमने एक आधार रेखा खींच दी है। मान लीजिए ऐसे एक आधार रेखा खींच दी। अब यहाँ से हम 12 समुद्री मील तक आएंगे तो आपका प्रादेशिक जोन पड़ेगा, और 12 से अगर हम आधार रेखा से 24 मील जाएंगे, 24 समुद्री मील जाएंगे, तो ये आपका समीपस्थ मंडल हो जाएगा। और आर्थिक मंडल जो होता है आपका, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, वो आपका आधार रेखा से लेके 200 समुद्री मील तक जाने पे होता है। तो यहाँ पे किसका, भारत का कहाँ कितना अधिकार है, ये आपको तैयार होना चाहिए कि जैसे आपका 12 समुद्री मील तक भारत संपूर्ण तरीके से अपने जो समुद्र के आसपास का एरिया है 12 समुद्री मील तक, उसको कैसे भी करके यूज कर सकता है, संपूर्ण तरीके से यूज कर सकता है। जबकि एक्सक्लूसिव जोन में क्या होता है, उसमें सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है भारत। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरी जल को आंतरिक जल कहते हैं। तो ये आपके स्थलीय भाग जो कटा पिटा भाग है, और इसके अंदर जो जल गया हुआ है उसे हम क्या कह रहे हैं, आंतरिक जल कह रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, 2013 में आया है, UPDA। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, मुंबई, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो ये आपका चेन्नई है।
तो भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक इस विस्तार है प्रादेशिक का? तो आधार रेखा से लेके 12 समुद्री मील तक आपका प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो कितना होती है? तो 12 समुद्री मील तक होती है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई आपका 7516.6 किलोमीटर है। यहाँ पे आपका नियरेस्ट पॉइंट यही दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन से आप देख सकते हैं कितना है, 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा है कितनी है टोटल? तो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर है। अब देख लीजिए ये छोटा सा प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ सबसे पहले आपके गुजरात की तटरेखा आती है जो सबसे लंबी है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश का आता है सेकंड नंबर पे, थर्ड पे आता है आपका तमिलनाडु का। बस 3 ही याद कर लीजिए आप लोग, बहुत है 3। फर्स्ट गुजरात, सेकंड आंध्र प्रदेश और थर्ड तमिलनाडु। यहाँ पे दिया हुआ भी है गुजरात की कितनी है, तो 1214, जो याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखिए कि फर्स्ट पे कौन आता है? गुजरात आता है, सेकंड पे आपका आंध्र प्रदेश आता है और थर्ड पे आपका तमिलनाडु आता है। भारत के किस राज्य का समुद्र तट से सबसे अधिक लंबा है? तो सबसे अधिक जो समुद्र तट से लगा हुआ राज्य है वो कौन सा है? तो वो आपका गुजरात है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका गुजरात है। ऑप्शन ए पहले ऐसे भी देखेंगे तो गुजरात फर्स्ट पे आता है, आंध्र प्रदेश सेकंड पे, तमिलनाडु थर्ड पे। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो टोटल 9 राज्य हैं प्लस 4 केंद्र शासित या यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश या यूटी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, किसका सूचक था? अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो इसका आंसर है आपका सी। हिंद महासागर का क्या नाम था? रत्नाकर नाम था प्राचीन काल में या ऐतिहासिक भूगोल में। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर जेवेल ऑफ माइन से संबंधित किया गया है। इस आधार पर अभिष्ट उत्तर आपका सी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है तो किसके द्वारा होता है? लहरों के द्वारा, धाराओं के द्वारा, ज्वार भाटा से, सुनामी लहरों से। तो इसका आंसर है आपका ए, लहरों से सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। तटीय अपरदन मतलब तट से जो आपकी मृदा कटती है वो किसके कारण होता है? तो लहरों के कारण होता है। तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों का आदि की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होती है? तो लहरों का होता है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन आपका लहरों द्वारा होता है। हैं सभी बट लेकिन सबसे ज़्यादा किससे होगा? लहरों से ही होगा। अगला चैप्टर है हमारा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के बारे में हम देखेंगे। भू आकृति के आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये आपका पश्चिमी है, मान लीजिए ये इंडिया है, ये पश्चिम का तट मैदान है और ये पूरब का तट मैदान है। और ये गुजरात वाला एरिया जो है आपका, ये गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान। तो इसे आप 3 तरीके से देख सकते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट को जो है वर्गीकृत किया जा रहा है भू आकृति आधार पर। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादर नागर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। तो अगर हम कहें कि गुजरात का तटीय मैदान कहाँ विस्तार है, कहाँ कहाँ तक, तो गुजरात में है, दादर नागर हवेली, दमन दीव में है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित हुआ है। तो गुजरात का जो तटीय मैदान है किसके द्वारा निर्मित हुआ है? तो नदियों के निक्षेप के द्वारा निर्मित हुआ है।
इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। तो गुजरात के जो तटीय मैदान है उसके दक्षिण में क्या है आपका अरब सागर और काठियावाड़ का प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट जो महाराष्ट्र से गोवा तक है और मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट कहते हैं और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं। कनारा तट जो है गोवा से लेके मंगलुरु तक, कर्नाटक के मंगलुरु तक है, जबकि मालाबार तट जो है मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण यह बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है आपका। तो ये सारी नदियां हैं, ये जो हैं इस मैदान को काफ़ी उपजाऊ बना दे रही हैं। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को क्या कहते हैं हम उत्तरी सरकार कहते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु से या कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन या कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है कोरोमंडल का। तो एक वे में हम देखते हैं कि कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तो है। तो हम देख सकते हैं कि कृष्णा डेल्टा के पास से लेके कन्याकुमारी तक किसका विस्तार है कोरोमंडल तट का विस्तार है। और मालाबार का कहाँ से कहाँ तक विस्तार है तो मालाबार आपका पश्चिमी घाट पे मिलेगा और ये कहाँ से तो मंगलुरु जो कर्नाटक का एक ज़िला है, मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक जो तमिलनाडु में है, तो वहाँ तक आपका मालाबार का विस्तार है। दोनों ही आपको याद होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स, ये कम पॉइंट हो गया है फिर भी ध्यान देख लीजिए, फाल्स डीबी बिंदु या कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन या कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। तो कोरोमंडल का जो तट है ये वाला, मान लीजिए भारत है, यहाँ पे आपका कृष्णा डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा से हम कन्याकुमारी आते हैं तो इसका विस्तार आपका पाया जाता है कोरोमंडल का, ये आपका कोरोमंडल है। और यहाँ से आपका मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार तट है। इस साइड आपका मालाबार है, केरल के साइड आपका मालाबार पड़ेगा और तमिलनाडु के साइड आपका कोरोमंडल पड़ेगा। एक आप बेसिक तरीके से याद रख सकते हैं। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है उत्कल का मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई आता है आपका जो महाराष्ट्र में है, कांडला जो गुजरात में है, मुर्मू गांव जिसे हम गोवा में स्थित है जो, और जवाहरलाल नेहरू भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है न्यावा से हावा जिसे हम कहते हैं, ये दोनों कहाँ पे हैं तो महाराष्ट्र में है। कांडला आपका गुजरात में, ये भी पोर्ट है, एक बंदरगाह है। और मुर्मू गांव जो है आपका गोवा का बंदरगाह है। जंजीरा आपका महाराष्ट्र में आता है। उडुपी आपका कर्नाटक में ये भी बंदरगाह है। कोचिन जो है केरल में आता है, केरल का बंदरगाह कोचिन है। और न्यू मंगलोर आपका कर्नाटक में आता है। तो आप ध्यान देख सकते हैं कर्नाटक में कौन कौन से आपके बंदरगाह हैं। न्यू मंगलुरु है, उडुपी है, न्यू मंगलुरु, उडुपी। और महाराष्ट्र में आपका मुंबई, जंजीरा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे हम न्यावा से हावा के नाम से भी जानते हैं। और गुजरात में कौन सा है तो कांडला है। और गोवा में एक ही है मुर्मू गांव। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन है? पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह आपका विशाखापत्तनम है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रमुख बंदरगाह हम देखेंगे आपका विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम कहाँ पे आएगा आंध्र प्रदेश में। और हल्दिया जो है आपका पश्चिम बंगाल में, पारादीप आपका उड़ीसा में, एन्नौर जो है तमिलनाडु का बंदरगाह है। और न्यू तूतीकोरिन भी आपका तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में आपके एन्नौर और तूतीकोरिन दोनों ही आते हैं। पारादीप उड़ीसा का, हल्दिया जो है आपका पश्चिम बंगाल का है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, नागरकोइल, कन्नूर, सिंधु, दुर्ग।
उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम हमें लगाना है। तो सबसे पहले आपका जंजीरा कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा जंजीरा। फिर आएगा आपका सिंधु दुर्ग। जंजीरा के बाद कौन सा आएगा, उत्तर से दक्षिण हमें लगाना, तो सिंधु दुर्ग आएगा। फिर आएगा आपका कन्नूर और उसके बाद आएगा आपका नागरकोइल। तो सबसे उत्तर में जंजीरा, सिंधु और थर्ड पे आपका कन्नूर, फोर्थ पे आपका नागरकोइल। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है डी। यहाँ से हम देख लेते हैं कि कौन किस राज्य में स्थित है। जंजीरा आपका महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्थित है। सिंधु दुर्ग भी आपका महाराष्ट्र में ही स्थित है। कन्नूर आपका केरल के कन्नूर जिले में स्थित है और नागरकोइल आपका तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। तो इस तरह से आप लोकेशन अगर आपको तैयार रहेगी तो भी आप उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व जैसा भी देगा वैसा लगा सकते हैं, लेकिन मैप जरूर देखते रहिएगा। अगर ये आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप मैप के थ्रू ही करिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये हम कहाँ पढ़े थे। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सोनी सड़कें, उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान, ये जो पंक्ति दी हुई है इसमें एक ऐसे स्थान की विवेचना की गई है जो कहाँ स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु के तट पर स्थित है। जो यहाँ पे डेनमार्क, यहाँ पे जो डेनमार्क से आए आपके अंग्रेज थे यहीं पे बसे थे, उसके बारे में बता रहे हैं। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे और 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच के चले गए थे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा मैपिंग से, देखते हैं। क्वेश्चन के साथ रहेगा तो आप ज़्यादा इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग द्योतित करते हैं, ये भाग कौन सा है वही बता रहे हैं हम। समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, लवण गहनता सममान रेखा, वे क्षेत्र जिन तक जो है संप्रभुता का विस्तार है, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। तो यह है आपका डी ऑप्शन, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाए कि क्या कहना चाह रहा है। मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो क्रमशः तट से सागरी नीतल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती हैं। इस आधार पर सागरी क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः आते हैं। मान लीजिए आपका मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से जैसे ही आप सागर में प्रवेश करेंगे तो पहले आपका महाद्वीपीय मग्न तट आएगा, फिर थोड़ा सा और अंदर जाएंगे आप समुद्र की तरफ तो ढाल पड़ेगा आपका, और फिर उसके बाद उससे भी थोड़ा सा और आगे जाएंगे। यहाँ पे जैसे जैसे आप स्थल से समुद्र की ओर जाएंगे तो गहराई जो है बढ़ती जाएगी। उसी एवज में आपका मग्न तट आएगा, फिर ढाल आएगा, फिर गहरा सागरी मैदान आएगा और फिर लास्ट में आपका सागरी गर्त पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। जंजीरा, ओरोविले, उडुपी, तुतुकोरिन। तो इसका आंसर है आपका ए। 1 और 2 जो हैं आपके पश्चिमी तट पे अवस्थित है। जंजीरा महाराष्ट्र में है, उडुपी आपका कर्नाटक में है, तो दोनों ही पश्चिमी तट पे स्थित है। मान लीजिए ये भारत है, यहाँ पे पश्चिम तट है, महाराष्ट्र इस तरफ आता है, उसके बाद आपका कर्नाटक आता है गोवा के बाद। तो जंजीरा आपका महाराष्ट्र के रायगढ़ में है, उडुपी आपका कर्नाटक के उडुपी जिले में है, ओरोविले आपका तमिलनाडु एवं पुदुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पे आता है। तुतीकोरिन आपका तमिलनाडु में है लेकिन दक्षिण पूर्वी तटी पे है। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची फर्स्ट को सूची हमें सेकेंड से सुमेलित करना है, कौन जो है कहाँ पे है। तो एक तरफ सागर पुलिन है, दूसरी तरफ राज्य है। दीघा कहाँ है, तो दीघा आपका पश्चिम बंगाल में है। दीघा सागर पुलिन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर जो है, गोपालपुर आपका उड़ीसा में है। कलांगुट जो है आपका गोवा में है। मरीना आपका तमिलनाडु में है। तो ये सभी सागर पुलिन हैं जो इन राज्यों में फैले हुए हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर में उड़ीसा, कलांगुट में आपका गोवा, मरीना जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तो तमिलनाडु से लेके ये आपका तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश इसके ऊपर है, तो इसके बीच के तट का नाम क्या है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। ये आपका कन्याकुमारी पड़ेगा, ये आपका कृष्णा डेल्टा पड़ेगा। कृष्णा डेल्टा से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जो तट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के कृष्णा डेल्टा के पास से लेके केप कमोरिन या कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है आपका, तो कोरोमंडल तट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो केप कमोरिन को जो है कन्याकुमारी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये क्या है आपका, कोरोमंडल तट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके कन्याकुमारी है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो क्या है। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्नाटक तट कहते हैं, मालाबार कहते हैं, या फिर कोंकण कहते हैं, या कोरोमंडल कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी, कोंकण तट कहते हैं। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ते हैं हम अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं।